साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी शानदार होंगे। ये स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आप लोगों की एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप एसएससी सीपीओ एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आपको पता ही होगा एसएससी की एग्जाम सीपीओ मई में होने वाली थी, लेकिन अभी इलेक्शन की वजह से उसे पोस्टपोन कर दिया गया है और जो कि होगी 27, 28, 29 जून को। तो अभी हमारे पास ऑन एन एवरेज 1 महीने का टाइम है। तो अगर आप लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली हो तो आप इन 100 क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि आखिरी में अगर एक बार रिवीजन मिल जाता है, सारे ग्रामर के रूल्स रिकॉल हो जाते हैं, तो एग्जाम में हमें श्योरिटी हो जाती है कि हाँ ये क्वेश्चन तो हम करेक्ट कर ही लेंगे। तो मैंने टीयर 1 और टीयर 2 पिछले 5 साल में सीपीओ एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है। आज की क्लास में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग एक काम कीजिए, एक पेन एंड पेपर लेके रेडी हो जाइए। उसके बाद इस सेशन को देखना, 1 to 100 तक नंबरिंग कर लेना और जितने क्वेश्चंस पहले स्लाइड पे आपके लिए आएंगे, आपके पास टाइम रहेगा, वीडियो पॉज कर देना। उसके बाद आप लोग जब अपना आंसर मार्क कर लो फिर एक्सप्लेनेशन पार्ट देखना, ठीक है। एक बार खुद चेक करना कि 100 में से आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। सारे स्टूडेंट्स प्लीज बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। सब लोग ईमानदारी के साथ पहले क्वेश्चंस खुद सॉल्व करना, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पार्ट देखना। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन हम लोग और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले एक बार डायरेक्शंस पढ़ लो। डायरेक्शन में लिखा हुआ गया है कि आपका सेंटेंस हो सकता है डिवाइड हो अलग अलग पार्ट्स में। हो सकता है कोई भी पार्ट में एरर ना हो। अगर कहीं पर आपको एरर नहीं मिल रहा है तो वहां पे आपको नो एरर का मार्क कर देना है, और अगर जिस पार्ट में एरर है तो वहां पर आपको एरर मार्क करना है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं एरर मार्क करने में, तो याद रखना, अच्छे से सोच समझ के देख लेना कि एरर कौन से पार्ट में आ रहा है, बी में आ रहा है कि सी में। एरर कभी कभी बी में होता है और हम मार्क सी करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि भैया हमको समझ ही नहीं आता है। तो सभी को यही गाइडेंस रहेगा, बहुत ही शांत इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ना, देखना कौन से पार्ट में एरर है, फिर मार्क करना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर ऑन योर स्क्रीन। फटाफट से सभी लोग क्वेश्चन पढ़ो और इसका मुझे करेक्ट आंसर दो। लिखा है, स्पेशलिस्ट से दैट दिस मेथड स्पीड्स अप लैंग्वेज लर्निंग ट्रेमेंडियसली। मैंने आप लोगों को अपने YouTube चैनल पे काफी सारे स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सब कुछ प्रैक्टिस करा रखा है। तो एक बार आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्पॉटिंग एरर्स को करने की क्या तरीके होते हैं, कौन सा अप्रोच रहता है। तो अभी ज्यादा डिटेल में जाऊंगी नहीं, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं और टाइम हमारे पास कम है। तो मैं फटाफट से आंसर बताती जाऊंगी, है ना। सबसे पहले देखना है हमारा सेंटेंस में जो नाउन है या सब्जेक्ट कह लो, वो क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है। आपने देखा प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल यूज हुई थी। करेक्ट है से दैट दिस मेथड, मेथड सिंगुलर नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर है। स्पीड्स अप लैंग्वेज लर्निंग ट्रेमेंडियसली। अब आई होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ, उसका क्या है, नो एरर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? नो एरर। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरा करेक्ट था, इसमें कोई भी गलती नहीं थी। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने गलत मार्क किया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि क्या गलती हो गई, क्यों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को मिसअंडरस्टूड कर लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, टू एल्डरली जेंटलमैन टोल्ड द रेदर इम्प्रोबेबल स्टोरी टू मिसलीड द पुलिस पर्सनल। आप लोगों का टाइम है, फटाफट से स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो इधर क्या लिखा है, टू एल्डरली जेंटलमैन। यहाँ पे 2 जेंटलमैन की बात की जा रही है। उन्होंने क्या करा बताइए, एक इम्प्रोबेबल स्टोरी, इम्प्रोबेबल मतलब मनगढ़ंत, टू मिसलीड द पुलिस पर्सनल, पुलिस को पर्सनल को क्या करने के लिए, मिसलीड करने के लिए, गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब आप लोग बताओ यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में है, कौन से पार्ट में एरर है। इसमें लिखा है स्टोरी टू मिसलीड, टू के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट मींस ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सही है। टोल्ड द रेदर इम्प्रोबेबल, इसको अभी अपन साइड रख लेते हैं। द पुलिस पर्सनल, पुलिस के पहले हम लोग द लगाते, करेक्ट है। टू एल्डरली जेंटलमैन, जेंटलमैन के पहले हमने लगा लिया एल्डरली, ठीक है। ये आपका नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट भी सही है। आपका जो एरर है ना वो पार्ट बी में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जेंटलमैन ने स्टोरी बताई है उसको उन्होंने कर दिया डेफिनेट।
आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा होगा तो पता होगा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट दो टाइप के आर्टिकल होते हैं। यहाँ पर वो एक स्टोरी इम्प्रोबेबल बता रहे, दैट मीन्स वो इनडेफिनेट है, तो हमने डेफिनेट आर्टिकल क्यों यूज किया यहाँ पर? तो आपका करेक्ट आंसर होगा टोल्ड अ रेदर इम्प्रोबेबल स्टोरी। क्या होगा? टोल्ड अ रेदर इम्प्रोबेबल स्टोरी। इस क्वेश्चंस की आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, अदरवाइज मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी कमेंट में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड फटाफट से पढ़िए और इसका आंसर बताने की कोशिश करें। लिखा है वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इशू ऑल्दो इट इज अर्जेंट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंजंक्शन का क्वेश्चन है, ये भी आपको मैं बता दे। देखो यहाँ पे लिखा है वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन। कैन नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, नहीं कर सकते डिस्कशन इशू पे ऑल्दो इट इज अर्जेंट। आप लोगों ने अगर कंजंक्शन पढ़ा होगा तो वहां पर बताया जाता है कि ऑल्दो क्या करता है, आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे सेंटेंस में बोला गया कि हम मीटिंग को, डिस्कशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अर्जेंट है। ऑल्दो तो यूज होता है भैया कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, किसी बात का विरोध करने के लिए। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा कनेक्टर चाहिए जो किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करे। तो सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे या तो एज यूज कर सकते हैं या तो फिर बिकॉज, इन दोनों में से जो यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। आपका सेंटेंस करेक्ट क्या होगा? वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इशू बिकॉज इट इज अर्जेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से आंसर दीजिए मुझे, क्या होगा? आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका टेंस वाले टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोगों ने टेंस अच्छे से पढ़ा होगा डिटेल में तो आपको पता होगा कि कहाँ पर हम लोग येट यूज करते, येट के लिए कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। देखो येट जो है ना वो हमेशा दो चीजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट बताता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कॉन्ट्रास्ट वाली कोई बात हो ही नहीं रही। यहाँ पे तो सेंटेंस में पूछ रहे क्या आप अभी तक अंधेरे में जाने से डरते हैं क्या? तो यहाँ पर आप लोगों को येट यूज नहीं करना था, इसकी जगह आपको क्या यूज करना था? स्टिल। स्टिल हम तब यूज करते जब कोई बात पास्ट में चल रही थी और प्रेजेंट में भी चले जा रही है, मतलब आप पास्ट में डरते थे और अभी तक आपका डरने वाला चीज जारी ही है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा आर यू स्टिल अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? स्टिल। याद रखना स्टिल यूज किया जाता है जब कोई भी चीज पास्ट में हुई थी और प्रेजेंट में अभी तक चल रही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से रीड कीजिए और इसका आंसर दीजिए। रोहित शर्मा सेंचुरी वॉज वेरी एक्लेम्ड इन द मीडिया। उनकी जो सेंचुरी थी उसकी बहुत ही ज्यादा वाहवाही की गई मीडिया के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, सीपीओ 2024 लिखा हुआ है, इसको मार्क कर देना, ये थोड़ा 23 होगा, ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया है। एसएससी सीपीओ 2023 होगा। चॉइस का एग्जाम तो आप अभी जून में देंगे ना, पहले टियर 1 होगा जून में और उसके बाद फिर जो क्वालिफाई कर जाएगी उनके बाद टियर 2 होता है। देखो रोहित शर्मा सेंचुरी वॉज वेरी एक्लेम्ड। याद रखना दो टाइप के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्लेम्ड जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। वेरी और मच इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोगों को आई होप पता होगा। आप लोगों ने जहां से भी इंग्लिश बेसिक में पढ़ रखी होगी आपको वेरी और मच के बीच में डिफरेंस बताया गया होगा। वेरी हमेशा यूज होता है जब भी हमारे पास क्या हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। और मच यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल के लिए। इसके लिए यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यूज था तो इसके लिए हमको मैरी नहीं, यहाँ पे क्या लगाना था? मच। मच एक्लेम्ड लगाते तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। ये बहुत अच्छी कहावत है, ईडियम है। इसमें कहा जाता है कि आप घोड़े को पानी तक तो लेके जा सकते हो लेकिन पिला नहीं सकते हो। ये बात इसलिए की जाती है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं हम मेहनत कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन कैसे भी करके आप हमको पास करवा दो। तो पास तो होना नहीं होना वो आप लोगों के हाथ में है। हम आपको एक सही गाइडेंस दे सकते हैं, सही मेंटरशिप दे सकते हैं, लेकिन एट द एंड मेहनत पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। रिवीजन सब कुछ आप ही को करना रहेगा, वो हमारे हाथों में नहीं है।
पानी आप ही को पीना पड़ेगा, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी, है कि नहीं? तो ये थोड़ी सी ज्ञान की बात हो गई। बीच बीच में थोड़ा सा आपको डोज ऑफ मोटिवेशन भी देना पड़ेगा, है ना, नहीं तो तुम लोगों का थोड़ा सा टाइट हो जाता है, मन नहीं लगता है पढ़ाई में, विचार आप लोगों को इधर उधर डिस्टर्ब करते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बता दो क्या होगा। यू कैन नॉट टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन मेक इट टू ड्रिंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका इन्फिनिटिव वाले पार्ट से है। जब आप वर्ब वाला टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उसमें आप एक बेयर इन्फिनिटिव करके टॉपिक पढ़ते हैं। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है जहां पर आप वर्ब के पहले टू यूज नहीं करते हो, है ना, उसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर लिखा है यू कैन टेक अ हॉर्स, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हॉर्स टू द वाटर, यहाँ तक बिल्कुल सही थी बात, बट यू कैन नॉट मेक, यहाँ तक भी बात सही है, बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक नहीं होगा, ठीक है। याद रखना कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद आप टू यूज नहीं कर सकते हो, तो वो कौन कौन सी वर्ब है, तो एक उसमें होती है लेट, एक होती है बिड, लेट बिड मेक, लेट बिड मेक, और उसके अलावा एक होती है सी, उसके अलावा होती है वॉच, और एक और होती है ऑब्जर्व। तो याद रखना ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव्स वाली वर्ब है, इनके साथ आप कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करते हो, डायरेक्टली वर्ब लगा देते हो। तो करेक्ट हो जाएगा यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। सब लोग इसको 23 कंसीडर करना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वन मस्ट डू हिज हर ड्यूटी प्रॉपरली। अब यहाँ पे आप लोगों को 4 पार्ट्स लिखे हुए ABCD, आपको बताना है कौन से सेंटेंस में करेक्ट ग्रामर यूज की गई है। अब आप सभी को पता होगा ये जो वन है ना, ये प्रोनाउन है, और इसके लिए इसका प्रोनाउन यूज होगा करेक्ट, हर और हिज नहीं, इसका करेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, वंस। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इट इज टाइम समवन टेक्स concrete steps to alleviate the problem of unemployment in the country। ये वाला जो वर्ड है ना, काफी बार वोकैबुलरी में पूछा गया है SSC में। एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है टेंस से पूछा गया है। एक टॉपिक है टेंस, एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन। यहाँ से एग्जामिनर भर भर के आप लोगों को क्वेश्चंस पूछता है, तो इन तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ा करो, है ना, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। चल इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इट इज टाइम समवन टेक्स कंक्रीट स्टेप्स। याद रखना जब आप टेंस पढ़ते हो तो सिंपल पास्ट टेंस में आपको बात बताई जाती है कि जब भी इट इज टाइम लिखा हो, इट इज हाई टाइम लिखा हो, या तो फिर इट इज अबाउट टाइम लिखा हो, इन तीनों केसेस में हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बाद जो भी आपकी वर्ब होगी उसमें आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर टेक्स लिखा था जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आपको यहाँ पे टेक्स नहीं करना था, टुक करना था। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक, टेक, टुक, टेकन। तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी थी जो कि होगी टुक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। द फूड वॉज नॉट एज डिलीशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड। फूड उतना डिलीशियस नहीं था जितना कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, द फूड वॉज नॉट एज डिलीशियस एज, आप सभी को पता होगा एज एडजेक्टिव एज हम यूज करते हैं, करेक्ट है, दैट मींस इस वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है। वी हैड एक्सपेक्टेड, वी हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। द फूड वॉज नॉट, ये भी करेक्ट है। इस वाले सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नो एरर, ठीक है। बहुत आसान था। आई होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क करा होगा। प्लीज बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। सभी लोग क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे है वीडियो को पॉज कर लो, है ना। मैं कोशिश कर रही हूँ कि साइड में ही रहूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो। वीडियो को पॉज करो और उसके बाद वापस जब आप आंसर मार्क कर लो फिर एक्सप्लेनेशन पार्ट देखो, ठीक है। नन देन यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, टीयर 2 लेवल का है। देखो, नन देन यू नहीं होता है, नन के बाद आप हमेशा क्या यूज करते हो, बट।
क्या यूज करते हो, बट। तो आपका पार्ट सी में हो गया एरर, नन बट यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच आप लोगों को मिल जाएगा क्रेजी जीके ट्रिक की वेबसाइट। जब आप विजिट करोगे तो रूट एप्लीकेशन है, वहां पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा। ऑल दिस कोर्स की प्राइस 299 है, लेकिन अगर आप लिंक, वो जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दी गई है, अगर आप उस लिंक के थ्रू इस कोर्स को परचेस करते हो तो ये कोर्स सीधे सीधे आपको 99 में मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में आप लोगों को इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा। कोर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने डिजाइन किया है। मैं खुद एसएससी सीजीएल में सिलेक्ट हो चुकी हूँ, तो कोशिश की कि इस कोर्स में सारी चीजें टू द पॉइंट हो, रेलेवेंट हो, कुछ भी ऐसा कंटेंट आपको नहीं दिया जाए जिसको पढ़ के आपको लगे कि कितना सारा पढ़ लिया। जो चीज आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वही चीज पढ़ाई गई है। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि इस बैच को हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, ताकि कोई नई चीज एग्जाम में इंट्रोड्यूस की गई हो अभी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो वो भी आपके साथ कवर हो जाए। दूसरा फीचर ये इस क्लास का कि जो भी क्लास मैंने ली है उसका आपको नोट्स भी मिल जाएगा। अगर ऐसा है कि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो, एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, जैसे अभी सीजीएल एग्जाम भी आने वाला है, तो नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। प्लस इसमें मॉक टेस्ट है और साल की वैलिडिटी भी है। तो रूट एप्लीकेशन पे आपको एक कोर्स मिलेगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, आप चाहें तो कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके भी इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और ये कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक के थ्रू आप बाय करोगे तो सिर्फ 99 का आप लोगों को पड़ेगा। ऑलराइट, और दूसरा वोकैबुलरी को लेके आप काफी ज्यादा परेशान रहते हो कि मैम वोकैबुलरी याद नहीं होती है, तो वोकैबुलरी मैंने आप लोगों को चैनल पे पढ़ा रखी है। प्लेलिस्ट एक बनी हुई है मेरे पूरे नाम की, जहाँ पे मैंने आपको थीम बेस्ड वोकैबुलरी पढ़ाई है। 25 से 30 अराउंड सेशंस उसमें मैंने ले रखे हैं, तो उनकी भी ई बुक, उसकी भी ई बुक आप चाहो तो क्रेजी जीके ट्रिक की वेबसाइट पे विजिट करोगे, आपको मात्र 29 रुपीज में ये ई बुक मिल जाएगी। उस ई बुक में मैंने आपको हर थीम पर जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जितने भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपको दिए रखी है। एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिख ही रहे होंगे, हर चीज के आप लोगों को पिक्चर के थ्रू थीम समझाई गई है, और काफी सारे वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस करे। एक थीम पे कम से कम हम लोगों ने 10 से 15 वर्ड्स डिस्कस करे, तो काफी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए हमने बनाया है। बहुत मेहनत लगी इस कंटेंट को बनाने में, और आपको सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज में इसको अवेल करना है। इसकी भी लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्लीज इन दोनों चीजों को आप लोग जरूर से चेकआउट कर देना, काफी बेनिफिट मिलेगा आपको अपकमिंग एग्जाम्स में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। अगेन क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करो, फिर एक्सप्लेनेशन पार्ट देखो। ठीक है, होल्ड माई हैंड लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। क्या कि लेस्ट के साथ आप कभी भी नॉट का यूज नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि लेस्ट ऑलरेडी एक नेगेटिव टर्म है। जब ये नेगेटिव है तो इसके साथ आप अगेन नो, नॉट, नेवर यूज नहीं करोगे। शुड के बाद डायरेक्टली आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा होल्ड माई हैंड लेस्ट यू शुड गेट लॉस्ट। ठीक है, तो आपका कौन से पार्ट में एरर हो गया? यहाँ पे ए वाले पार्ट में एरर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, I will definitely accept the responsibility while the time comes। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा दिमाग यूज करो, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। चलो करेक्ट आंसर देख लेते हैं इसका। आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। विल के बाद हमने डेफिनेटली लिखा है, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ तक बात बिल्कुल सही है। while द टाइम कम्स, अब आप लोगों ने वाइल और वैन के बीच में डिफरेंस पढ़ा होगा। ये वाली चीज भी हम टेंस के टाइम ही पढ़ते हैं। वाइल और वैन के बीच में डिफरेंस होता है। वाइल हम तब यूज करते हैं जब हम दो साइमल्टेनियस चीजें करते हैं, एक के बाद एक। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी मदर घर पे खाना बना रही है, तो ये दो टाइप की सिचुएशन जब साइमल्टेनियसली ऑकर होती है तब हम वाइल का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आप दो साइमल्टेनियस एक्शन की बात कर नहीं रहे हो। यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करूंगा जब समय आएगा। जब समय आएगा, तो जब समय आएगा उसके लिए हम यहाँ पे वाइल की जगह क्या यूज करेंगे?
वेन। दैट मीन्स आपके डी वाले पार्ट में एरर थी, आपको पार्ट डी मार्क करना था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो। लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ अवर एंडेवर शुडंट बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से लिया गया है? क्वेश्चन टैग से। क्वेश्चन टैग एक छोटा सा टॉपिक होता है, सिर्फ 30 से 40 मिनट की क्लास होती है इसकी। इस टॉपिक में आपको बताया जाता है कि लेट अस के साथ आप कौन सा क्वेश्चन टैग यूज करते हो। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लेट अस के साथ जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते तो शुडंट वी नहीं बनाते, हम हमेशा क्या बनाते? शैल वी बनाते हैं। तो आपका पार्ट बी में एरर थी, शुडंट वी की जगह आपको करा था शैल वी। नेक्स्ट है द डांसर्स स्वेट डेंटी ऑन द स्टेज लास्ट नाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन। द डांसर्स स्वेट डेंटी ऑन द स्टेज लास्ट नाइट। अब आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से पता हो, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रखा है अगेन मेरे वाले कोर्स में। उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते हो कौन सा वर्ड पर्टिकुलर किस पार्ट ऑफ स्पीच का है ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, द डांसर्स स्वेट, मैं पूछू स्वेट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? आप कहेंगे मैडम ये वर्ब है। द डांसर्स स्वेट वर्ब। अब जो चीज वर्ब को क्वालिफाई करती है वो पार्ट ऑफ स्पीच में होती है एडवर्ब। दैट मीन्स हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी किसकी? एडवर्ब की, बट इन्होंने यूज कर दिया एडजेक्टिव, जो कि एरर का समस्या बन रहा है। तो यहाँ पे डेंटी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट वर्ड डेंटली। जब भी आप एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसमें क्या जोड़ देते हो? एलवाई। जैसे बोले ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उसको एडवर्ब बनाओ तो आप कैसे बनाओगे? ब्यूटीफुली। एम आई राइट? तो करेक्ट आपका हो जाएगा पार्ट ए में एरर। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा द डांसर्स स्वेट डेंटली ऑन द स्टेज लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। वी फीड द हॉर्स ओट्स फॉर अ वीक बट इट हैड ईटन ऑल द डे। चलो बताओ क्या क्वेश्चन में एरर है। वी फीड द हॉर्स ओट्स फॉर अ वीक बिकॉज इट हैड ईटन ऑल द डे। अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो वर्ब को, तो वर्ब यहाँ पे यूज हो रही है फीड, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट मीन्स एक जगह सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में और दूसरी जगह चल रहा है पास्ट में। बात तो भैया कंटिन्यूटी की अगर करे तो हमेशा यहाँ तो सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए, तो पास्ट में होना चाहिए। हम क्या करते हैं, सेकेंड वाले पार्ट को करेक्ट मान के फर्स्ट वाले पार्ट में चेंजेस करते हैं। फीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें? पास्ट में। तो फीड का पास्ट क्या होता है? फेड। फीड का पास्ट क्या होता है? फेड। तो आपको यहाँ पे फेड करना था। वी फेड द हॉर्स ओट्स फॉर अ वीक बिकॉज इट हैड ईटन ऑल द डे। तो करेक्ट आपका हो जाएगा पार्ट डी में एरर। ठीक है, अगेन देखो आप लोग अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों के टेंस से बन रहे हैं, है ना। टेंस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो टेंस वाले टॉपिक को आप लोग अच्छे से रिवाइज करके जाना एग्जाम में। ठीक है, 16th क्वेश्चन है, शी विल हैव पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन बाय द टाइम हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम द टूर। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप सभी को पता होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमने देखा विल लिखा है, हैव लिखा है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिसिंग है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है पार्टिसिपेट, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें इसे करना था थर्ड फॉर्म। तो आपका कौन से पार्ट में एरर हो गया? सी में। शी विल हैव पार्टिसिपेटेड इन द डांस कॉम्पिटिशन बाय द टाइम हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम द टूर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपको यहाँ पे यूज करना था, पार्टिसिपेटेड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, अच्छा क्वेश्चन है। दे विल नॉट अटेंड द इवेंट एज दे आर गोइंग अवे एट एंड ऑफ अप्रैल। वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो अप्रैल के अंत में बाहर जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ने में सेंटेंस अजीब लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कुछ मिसिंग है। अब वो कुछ मिसिंग क्या है वो आपको बताना है। दे विल नॉट अटेंड, विल नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अटेंड, द इवेंट, ठीक है वो इवेंट अटेंड नहीं करेंगे, स्पेसिफिक है। एज दे आर गोइंग अवे, वो बाहर जा रहे हैं,
एट एंड ऑफ अप्रैल। तो याद रखना यहाँ पे जो एरर है वो डेफिनेट आर्टिकल द की एरर है। याद रखना एंड, हम बोलते हैं ना एट द एंड ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ, तो इनके पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एट द एंड ऑफ अप्रैल। क्या हो जाएगा? एट द एंड ऑफ अप्रैल। I wanted to buy a candle holder, but the store didn't have one, so I got a cake. अच्छा क्वेश्चन है। I wanted to buy a candle. I wanted to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है a candle holder, okay, but the store did not have one, so I got a cake. कुछ एरर दिख रहा है क्या? क्योंकि मुझे तो कुछ एरर नहीं दिख रहा है, मुझे तो नो एरर लग रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, और करेक्ट वही है। पूरा पार्ट टेंस में, पास्ट टेंस में यूज हुआ है, जो कि करेक्ट है, कोई भी एरर नहीं है यहाँ पर। You arrived 2 days ago. By the time you leave, you will have spent 9 days here. Again question from topic tense. टेंस से रिलेटेड अगेन क्वेश्चन आ गया है। You arrived 2 days ago. 2 days पहले आप आ चुके हो। By the time, जब तक आप यहाँ से जाओगे, you will have spent 9 days here. अभी आपको बताया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो किया गया है, करेक्ट है। ये वाला पार्ट भी करेक्ट है। बाय द टाइम, बाय के बाद आप हमेशा फ्यूचर परफेक्ट लगाते हो, दैट मीन्स ये वाले पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी ग्रामेटिकली करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे आप लोगों के पास 4 ABCD 4 सेंटेंसेस गिवन है। आपको सारे ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसलिए आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगी इस टाइप के क्वेश्चन को आप आखिरी के लिए छोड़ा करो, है ना, क्योंकि एक एक चीज को पढ़ना रहता है, हर सेंटेंस में देखना होता है कि वर्ब करेक्ट यूज हुई है, आर्टिकल करेक्ट यूज हुआ है कि नहीं, उसके बाद ही आप सही आंसर पे पहुंचते हो, ठीक है। तो आप लोग जरा ध्यान से बताओ कि कौन सा पार्ट सही है, ABCD, कौन सा वाला पार्ट ग्रामेटिकली करेक्ट है। पार्ट ए में लिखा है द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाय द बॉय हॉन्टेड हर फॉर ईयर्स। अब आप बोलोगे मैडम बॉय है तो उसके लिए हर कहाँ से आ गया? तो मैं बोलूंगी हर में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सारी जगह पर हर यूज हुआ है ना, सारी जगह पर हर यूज हुआ है, तो हर को हम ऐसा समझेंगे कि वो ग्रामेटिकली एरर उन लोगों से खुद ही हो गई है, ठीक है। तो हर को लेके आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। ये लास्ट लाइन अगर कट रही हो तो हॉन्टेड हर फॉर ईयर्स है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। सिंपल, एस के पहले आप आर्टिकल एन यूज करते नहीं हो, ये वाला पार्ट तो देखते से हट गया। यहाँ पे लिखा है बॉय के पहले एन, दैट मीन्स ये वाला पार्ट भी हट गया। अगेन यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। सिंपली आपको आर्टिकल देखना था और करेक्ट आंसर मार्क कर देना था ए, ठीक है। आर्टिकल आपको पता ही होगा, ए का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, डिटेल में आपको अगर चीजें पढ़नी है तो मेरा कोर्स है आप लोगों के लिए, जो कि आपको रूट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग बिगनर है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे मैं कहूंगी मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है इंग्लिश का कोर्स, आप वहां जाके इस कोर्स को बाय कर सकते हो। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है। देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सीज अराउंड दैट लैंड which attracts tourists of all aging. Tourist of all aging. क्या एरर है भैया? मेरे को तो पढ़ने से ही समझ में आ गया था कि यहाँ पे एरर क्या है। यहाँ पे जो एरर है ना वो एक फ्रेजेस से रिलेटेड है। ऑफ ऑल एजिंग, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। ऑफ ऑल एजेस होता है, हम कहते हैं ना हर तरह की एज के लोग, उनके लिए जो करेक्ट फ्रेज होता है वो होता है ऑफ ऑल एजेस, ना कि ऑफ ऑल एजिंग। तो आपका एरर कौन से पार्ट में था? डी वाले पार्ट में था। बाकी सब जगह पे वर्ब भी करेक्ट यूज की गई है और नाउन और सब्जेक्ट सब करेक्ट है, आप लोग भले चेक कर लेना, ठीक है। सब जगह पे ग्रामेटिकली सही था पार्ट, बस यहाँ पे गलत तरीके से फ्रेज का यूज किया गया था। ओके, नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीम टेस्ट अ लिटिल बिटरली बट इज वेरी यूजफुल। नीम का टेस्ट बहुत बिटर होता है, लेकिन वो होती तो भैया बहुत काम की है ना, फायदेमंद होती है ना। देखो
ये क्वेश्चन अगेन आप लोगों का मैं बोलूंगी कि टेंस से पूछा गया है, टेंस नहीं सॉरी एडजेक्टिव से पूछा गया है। आपको पता होगा कि कुछ वर्ब्स होती है जो अपनी सेंस ऑर्गन्स के पार्ट्स को डिनोट करती है, जैसे सीम्स, टेस्ट, स्मेल, ये जितने भी वर्ब है ना इनको हम कहते हैं स्टैटिव वर्ब। क्या कहते हैं? स्टैटिव वर्ब्स। और याद रखना स्टैटिव वर्ब्स को क्वालिफाई करने के लिए हम हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिटरली नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? बिटर। बिटर क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में? एडजेक्टिव। याद रखना स्टैटिव वर्ब जहां भी आती है उसको क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव। तो पार्ट ए में एरर था, हमें से करना था बिटर। 23rd, रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट विथ हर रिजल्ट्स दिस ईयर। रानी बहुत ज्यादा दुखी थी अपने रिजल्ट से इस साल। रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट विथ हर। मैं पूछूं अपसेट, रानी क्या थी? अपसेट थी। अब यहाँ पर आपको एक्सट्रीम नहीं यूज करना था, आपको यहाँ पे एडवर्ब यूज करना था। एडवर्ब क्या होता है? एक्सट्रीमली। कैसी अपसेट थी वो? एक्सट्रीमली अपसेट थी। अपसेट हो गया आपका वर्ब। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए था? एडवर्ब। और एडवर्ब आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली। क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली। तो पार्ट डी में आपको एरर मार्क करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है 24th। The postman delivers a letter through hand, door to door. The postman, postman सिंगुलर था तो हमने वर्ब सिंगुलर यूज करी। The letters, ठीक है। Through hand, hand के थ्रू। क्या यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन यूज की गई है कि गलत है? जरा ध्यान से बताओ भैया। देखो थ्रू हम तब जब यूज करते हैं जब हम बताते कि कोई काम किस तरीके से किया गया। यहाँ पे तो सिंपल बोला गया कि पोस्टमैन ने लेटर डिलीवर करे हाथ से डिलीवर करे, तो थ्रू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? बाय हैंड, डोर टू डोर। थ्रू गलत प्रेपोजिशन यूज किया गया था। ओके, नेक्स्ट है लकीली आई मैनेज टू गेट अ रूम इन द कॉलेज हॉस्टल एंड आई मूव इन देयर। आप बोलोगे मैडम यहाँ पर तो पास्ट टेंस यूज हो रहा है, टू गेट अ रूम इन द कॉलेज हॉस्टल एंड आई मूव इन, यहाँ पे यूज हो रहा है प्रेजेंट। ये तो बात जम नहीं रही है, यहाँ तो पूरा सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, यहाँ तो प्रेजेंट में होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा लकीली आई मैनेज्ड टू गेट अ रूम इन द कॉलेज, मतलब उसको मिल चुका है, दैट मीन्स बात हो रही पास्ट टेंस में, तो वहां पे वो मूव नहीं करेगा, वो मूव्ड इन करेगा। इसको भी हम काय में कन्वर्ट कर देंगे? पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो पार्ट सी में आपको एरर मार्क करना था। 25 क्वेश्चन हो गए। सभी लोग बताना मुझे कितने आप लोगों के करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज देयर वाज नो अदर बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन। चलिए फटाफट से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। अगेन जो लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस किया ना हम लोगों ने, प्रेजेंट और पास्ट के बीच में डिफरेंस, वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज हो रही? वॉज, जो कि पास्ट की, और यहाँ पे वर्ब यूज हो रही कौन सी? प्रेजेंट की। अब आपको देखना है कि यहाँ पर आप देयर वॉज को देयर इज करोगे कि जो बाद में लिखा हुआ है विच इज, उसको आप विच वॉज करोगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। देखो अगर आप लोग ध्यान से सोचो तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसी कोई बुक नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में जो उतनी इंटरेस्टिंग है जितनी की ये। तो ये बात जनरल सेंस में की जा रही है, और जनरल सेंस में बात की जा रही है तो आप पास्ट में नहीं बोलोगे, इससे आप प्रेजेंट टेंस में यूज करोगे। तो यहाँ पर आप देयर वॉज की जगह कर दोगे देयर इज। क्या कर दोगे? देयर इज नो अदर बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट है I have never come to such a kind person like my friend. Take your time and start solving this question. ये क्वेश्चन आप लोगों का कौन से टॉपिक्स है? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आजकल काफी एग्जामिनर पूछ रहा है, तो फ्रेजल वर्ब आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है। मैंने अपने इंग्लिश के फाउंडेशन बैच में फ्रेजल वर्ब भी आपको करा रखी है ना। तो फ्रेजल वर्ब सभी को अच्छे से पढ़ के जाना है। जो लोग एंड टाइम पे वीडियो देख रहे हैं आप लोग प्लीज फ्रेजल वर्ब अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं।
आई हैव नेवर कम टू, इसमें कहा जा रहा है कि मैं अपने दोस्त जितने दयालु इंसान से कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला, तो उसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब यूज करते कम अक्रॉस टू। क्या यूज करते? कम अक्रॉस टू। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना था? बस अक्रॉस लगाना था, और बाकी पार्ट आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना कम अक्रॉस इसका मतलब होता है किसी से मिलना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज अनंत वाज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट हिज मोस्ट रीसेंट एक्सप्लॉइट्स व्हेन अ ट्री ब्रांच ब्रेक द लिविंग रूम विंडो। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा। अगेन टेंस वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। अनंत स्टोरी बता रहा था अबाउट हिज मोस्ट रिसेंट एक्सप्लॉइट्स जब एक ट्री की ब्रांच टूट के मेरे लिविंग विंडो रूम में आई। अनंत वॉज टेलिंग, बात हो रही है पास्ट टेंस में। किस में जा रही है? पास्ट टेंस में। जब पास्ट टेंस में जा रही है तो यहाँ पर उन्होंने ब्रेक क्यों यूज किया? भैया ब्रेक तो आप लोगों का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, हमें यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यूज करना था। तो करेक्ट हो जाएगा जब ट्री ब्रांच ब्रेक नहीं क्या हुई? ब्रोक। याद रखना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हमें यहाँ पे सेंटेंस को बनाना था पास्ट टेंस में, तो आपका हो जाएगा पार्ट ए में एरर। ओके, नेक्स्ट इज वी शुड नॉट मेक एन नॉइज इन द क्लास। ये तो पढ़ने से ही समझ में आ गया। वी शुड नॉट मेक एन नॉइज नहीं होता है, मेक अ नॉइज होता है। ठीक है, यहाँ पे एन है, कॉन्सोनेंट के पहले आप कभी भी एन लगाते हो क्या? है ना, तो आपका इस वाले पार्ट में एरर था। इजी क्वेश्चन था। जो इजी क्वेश्चन होगा ना उसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं, जल्दी जल्दी बताते जाऊंगी। आई वॉज विश टू मीट हर ऑन हर बर्थडे। आई वॉज विश, इस टाइप का स्ट्रक्चर कभी देखा है क्या आपने? इस टाइप का स्ट्रक्चर कभी देखा है क्या? आई वॉज विश नहीं, इस वाले पार्ट में ही एरर था। आई वॉज विश नहीं होगा, आई विश। हम बोलते ना काश मैं एक पक्षी होता, काश मैं आज वहां जाता, काश मैं ये कर सकता, तो उसके लिए हम सिंपली यूज करते आई विश, ना कि आई वॉज विश। आई विश टू मीट हर ऑन हर बर्थडे, काश मैं उसके बर्थडे पर उससे मिल सकता। तो पार्ट सी में एरर था। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। उससे पहले आपको बता दे, अभी काफी सारी एसएससी की एग्जाम पाइल्ड अप है, तो इंग्लिश के अलावा एक एसएससी का टारगेट बैच भी है, जो अगेन आपको रूट एप्लीकेशन पे मिलेगा। आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स के प्राइस भी अभी बहुत ही मिनिमम चल रहे हैं। आपको चारों सब्जेक्ट्स मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सिर्फ और सिर्फ 799 में मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 799 पे मिल जाएंगे। इसकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टारगेट बैच, इसके फीचर्स क्या है? क्लासेस रहेगी, स्टडी मटेरियल रहेगा और मॉक टेस्ट। गिवन कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करके इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। रूट एप्लीकेशन पे मिलेगा लिंक, जो आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक या कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगी। अगर आप उस लिंक से परचेस करते हो तो आपको इस प्राइस में मिलेगा, है ना। याद रखना, उस लिंक को यूज करने के बाद ही आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस मिलेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर एप्लीकेशन पे जाओगे ना तो फिर आपको वो ऑफर्स नहीं मिलेंगे। जो लिंक है ना उसको यूज करना है इन ऑफर्स को अवेल करने के लिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 31 अगेन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31 पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे क्या लिखा है? वी हैव बीइंग अरेंज्ड द स्टे फॉर द गेस्ट एट अ हिलसाइड रिसोर्ट। हमने गेस्ट के लिए कहाँ पे अरेंज किया उनका भैया स्टे? हिलसाइड रिजॉर्ट पे। बताइए क्या सही है? क्या आपने इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा? वी हैव बीइंग, वी हैव बीन भले हम लोगों ने देखा है जो कि हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस तो आपका एक्टिव वॉइस में चल रहा है। जब एक्टिव वॉइस में चल रहा है तो ना तो यहाँ पे बीइंग यूज होगा और ना ही बीइंग यूज होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली बीइंग को हटा देना था, करेक्ट हो जाता वी हैव अरेंज्ड द स्टे फॉर द गेस्ट एट अ हिलसाइड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको यूसेज करना था। यहाँ पे बीइंग इन्होंने अननेसेसरी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था। ठीक है, अगेन टेंस से क्वेश्चन देख रहे हो ना, टेंस से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हो ना विनोद, कितने सारे क्वेश्चन टेंस से पूछे जा रहे हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द राइट टाइम। क्या गलती है भाई यहाँ पर? देखो
द स्टूडेंट्स आर, स्टूडेंट्स के लिए आर यूज किया गया है, एक्सपेक्ट किया जाता है, पैसिव वॉइस में यूज हो रहा है, सेंटेंस करेक्ट है। टू कम इन द राइट टाइम, टू कम इन द राइट टाइम, जब भी आप कोई स्पेसिफिक टाइम पे आने के लिए किसी को बोलते हो ना, तो वहां पे इन द राइट टाइम नहीं होता है, वहां पे हम यूज करते हैं एट द राइट टाइम। क्या यूज करते हैं? एट द राइट टाइम। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम एट द राइट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल हैव बीन known the result of the CAT exam by next year। ये कैसा सेंटेंस है भैया? पढ़ने में हमको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको दो क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड, जहां पे मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर होता है विल, शैल, हैव और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वी विल हैव, अभी बीन क्यों आ गया? वी विल हैव बीन क्यों आ गया? नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसे करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? नोन। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वी विल हैव नोन द रिजल्ट ऑफ द कैट एग्जाम बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना बीन और बीइंग ये दोनों वर्ब आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस चल रहा है एक्टिव में कि पैसिव में। अगर एक्टिव में चल रहा है तो इन दोनों वर्ब्स को टाटा बाय बाय कर देना फटाफट से, और फिर स्ट्रक्चर सोचना कि पर्टिकुलर टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है जी, नेक्स्ट, ही आर वेरी थर्स्टी गिव हिम अ, ये कौन सी बात हो गई? ही के साथ आर कब से? इन्होंने सस्ते नशे करे हैं, ही के साथ आर यूज कर रहे हैं। कभी आप लोगों ने सिंगुलर प्रोनाउन के साथ प्लूरल वाली वर्ब यूज होते हुए देखा है क्या? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, देखते से ही उड़ा देना था इसको तो। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इजी क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, आई एम श्योर हेलेना वुड पासेस विद फ्लाइंग कलर्स। वुड पासेस बहुत इजी क्वेश्चन है अगेन। वुड क्या है? मॉडल है, याद रखना मॉडल्स के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे। पासेस इन्होंने तो गलत कर दिया, पास करना था उसे। ठीक है, वन ऑफ देयर फ्रेटर्स अ नेपच्यून विल बी लीविंग इन 2 weeks। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अब आप काफी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैडम ये फ्रेटर्स क्या होता है। तो जो लोग जहाज में बैठते हैं ना, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही किसकी? एक जहाज की, एक शिप की। जब शिप की बात हो रही है तो यहाँ पे अ नेपच्यून नहीं होगा। आप लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा होगा कि जब भी आप कोई शिप की बात करते हो, है ना, तो उसे हम डेफिनेट का सेंस देते हैं। डेफिनेट का सेंस देते हैं तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा द शिप। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक नाउन है, ये एक पर्टिकुलर नाउन है। जब भी आप स्पेसिफिक नाउन की बात करते हो तो वहां पे आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हो जो कि होगा तो आपका एरर हो जाएगा कौन से पार्ट में भैया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माय टीचर ऑफन फॉरगेट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर के साथ जनरली समस्या होती है कि स्टूडेंट्स के नेम भूल जाती है, बेचारी इतनी सारी क्लासेस में पढ़ाती है, कहाँ से याद रहेगा? माय टीचर, आप लोगों ने देखा सेंटेंस का सब्जेक्ट है सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो वर्ब भी यूज होनी थी सिंगुलर, बट इन्होंने तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी। फटाफट से इसको फॉरगेट की जगह क्या कर दो? फॉरगेट्स, सिंगुलर बना दो इसे। ठीक है, क्या बना दोगे आप इसे? सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, रॉजर वेंट टू एन यूनाइटेड किंगडम विथ हिज वाइफ टू सेलिब्रेट क्रिसमस। यूनाइटेड किंगडम गए थे भैया। याद रखना आर्टिकल वाले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी आप किसी समूह वाली कंट्री की बात करते हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, फिलीपींस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इनके साथ आप कभी भी आर्टिकल ए नहीं, आर्टिकल क्या यूज करते हो? द यूज करते हो। कौन सा आर्टिकल यूज होता है भाई? द। आ रही बात समझ में? तो लिख लो एग्जाम्पल में, द यूएसए, द फिलीपींस, द यूनाइटेड किंगडम। आई हैव अ डॉग एंड अ काउ। A dog is black, but the cow is black and white. मेरे पास एक डॉग है और काउ है। जो डॉग है वो ब्लैक है, बट द काउ इज ब्लैक। जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो गया आपका डॉग और काउ तो वो इंडेफिनिट थे, लेकिन जब आप आगे उनके बारे में बात हो रही है कि वो डॉग कैसा था तो वो डेफिनेट हो जाएगा। जब डेफिनेट हो जाएगा तो यहाँ पे आप अ नहीं लगाओगे भाई, द लगाओगे। द डॉग इज ब्लैक बट द काउ इज ब्लैक एंड व्हाइट। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लिया, जल्दी से बता दिया। Okay, question number 40. You arrived 2 days ago. By the time you leave, you will have spent 9 days here. I guess ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना? इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कोई भी एरर नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, तो थोड़ा सा इसको देख लेना, नो एरर है इसमें।
He could be pass his exam if he studied harder. वो एग्जाम में पास हो सकता था अगर वो कड़ी मेहनत करता तो। आप लोग भी कड़ी मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, है कि नहीं? ये सेंटेंस ना कंडीशनल उसका है। आप लोगों ने जब टेंसेस पढ़े होंगे तो आपको कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ाए गए होंगे। ये कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसमें स्ट्रक्चर होता है कि इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस हो। क्या हो भैया? इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस हो। गला खराब हो रहा है, पानी पी लो। इफ के बाद अगर सिंपल पास्ट टेंस होता है तो आगे वाली कंडीशन क्या होती है? आगे वाली कंडीशन होती है पास्ट परफेक्ट। क्या होती है भैया? पास्ट परफेक्ट। he could pass his exam if he studied harder। अब यहाँ पे भैया बहुत सारे एरर लग रहे हैं मुझे, तो यहाँ पे तो बहुत सारे एरर लग रहे हैं। जरा मुझे ध्यान से देख के बताओ कि क्या एरर होगा। देखो कुड के बाद ये बी पास लिखा है, बी पास तो होगा नहीं, यहाँ पे बी पास को हटाओ। ही कुड, देखो ही स्टडीड हार्डर, ये बात हो रही है सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में बात हो रही है, मतलब ऊपर वाली बात आपकी किस में होनी चाहिए थी? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा ही कुड हैव पास्ड। क्या होगा? ही कुड हैव पास्ड हिज एग्जाम इफ ही स्टडीड हार्डर। क्या हो जाएगा? इफ ही स्टडीड हार्डर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते अपन। The investors were put off by the dirty visage of the workshop। इजी क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होगा। The investors were, investors प्लूरल था तो हम लोगों ने प्लूरल वर्ब यूज करी। Put off by the dirty visage of the workshop, ये फ्रेजल वर्ब भी करेक्ट यूज की गई है। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, पूरा करेक्ट है। Psychology has been defined the scientific study of human psyche and behavior। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है साथ ही साथ। देखो आप लोगों ने एडवर्ब में पढ़ा होगा कि कुछ वर्ब्स होती है उनके साथ आप हमेशा एज एडवर्ब की तरह यूज करते हो, तो उसी क्वेश्चन उसी वाले टॉपिक का है ये क्वेश्चन। डिफाइन के बाद आप हमेशा क्या यूज करते हो? एज। ठीक है, ट्रीट, व्यू, नो, डिफाइन, इनके बाद आप हमेशा एडवर्ब क्या यूज करते हो? एज। साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइक एंड बिहेवियर, आपका होगा करेक्ट आंसर। Everyone was surprised at his indefatigable courage and determination to achieve what he desired। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या होगा। Everyone was surprised, सब लोग सरप्राइज्ड थे। was के बाद थर्ड फॉर्म है, उसके करेज को देखकर और डिटर्मिनेशन को। to achieve what he desired, जो चाहता था उसने उसको अचीव किया, उसके निरंतर प्रयास और दृढ़ निष्ठा से। सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है। He took a hurried glance on the newspaper and swiftly left for work। उसने जल्दी जल्दी पेपर में देखा और अपने काम के लिए वो चला गया। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन हम समझते हैं। He took a hurried glance, उसने जल्दी जल्दी देखा। On the newspaper, ऑन द न्यूज़पेपर होगा कि एट द न्यूज़पेपर होगा? याद रखना, ग्लैंस के बाद आप फिक्स प्रेपोजिशन एट यूज करते हो, है ना। फिक्स प्रेपोजिशन पे भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ग्लैंस एट समथिंग होता है, तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एट द न्यूज़पेपर। क्या हो जाएगा? एट द न्यूज़पेपर। ओके, नेक्स्ट इज माय ग्रैनी सेज दैट इट इज क्वाइट ऑल राइट to get married young, though I do not absolute agree with her a bit on this। मेरी नानी कहती कि हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, बट मैं उनसे इस बात पे थोड़ा एग्री नहीं होता हूँ। शादी जल्दी कर लेनी चाहिए कि नहीं? आप लोग बताओ कमेंट में, क्या आप लोगों का क्या मत है इस बारे में? शादी जल्दी हो जानी चाहिए या आफ्टर 30s हो जानी चाहिए? चलो कॉमेंट में बताओ। चलो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ग्रानी सेज, बोलती है, इट इज क्वाइट ऑल राइट टू गेट मैरिड यंग। गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ तक सेंटेंस सही है। दो आई डू नॉट, मैं एग्री नहीं करती हूँ। एग्री वर्ब है, इसके पहले हमें चाहिए था एडवर्ब क्वालिफाई करने के लिए, इन्होंने तो यूज कर लिया एडजेक्टिव, जो कि गलत है। तो एब्सोल्यूट नहीं होगा, एब्सोल्यूटली। क्या होगा? एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली
पार्ट बी में एरर था, ठीक है, आपको एब्सोल्यूट को चेंज कर देना था। As is usual with stories of this genre, in spite of their varying socio-political realities, the youngsters have fallen in love with each other madly. Oh my God! एक दूसरे से बेशुमार प्यार में पड़ जाते हैं आजकल के बच्चे। क्या बात है, ऐसी बात की जा रही है? आप लोगों के साथ भी ऐसी समस्या है क्या? देखते हैं। आप लोग अगर सेंटेंस को पढ़ना ही स्टार्ट करोगे ना तो आपको एरर मार्क हो जाएगा खुद ब खुद। कभी भी एज इज यूजुअल आप लोगों ने सुना है क्या कहीं? तभी कहती हूँ कि थोड़ा सा ना अपनी लाइफ में रीडिंग स्किल्स को भी इनकलकेट कीजिए, क्योंकि जब आप रीडिंग करते हो ना तो काफी सारे एरर्स तो आपके खुद ब खुद मार्क होने लगते हैं। एज इज यूजुअल करके कुछ भी नहीं होता है, एज यूजुअल होता है। क्या होता है? एज यूजुअल। पढ़ने से ही एरर मार्क हो जा रहा था, आगे तो आपको पढ़ना ही नहीं था, फर्स्ट वाले पार्ट को ही एरर मार्क करके आपको आगे बढ़ जाना, टाइम वेस्ट करना ही नहीं था। तो आगे पार्ट 1 में ही एरर थी। He was enough tall to be admitted in the armed forces. मतलब जितना आर्म्ड फोर्सेस में रिक्वायर्ड है ना वो उतना लंबा है, ठीक है। क्या एरर है? देखो यहाँ पे जो एरर है ना वो इनफ की है। यहाँ पे करेक्ट होगा he was tall enough, ना कि enough tall। याद रखना इनफ हमेशा कब यूज होता है? एडजेक्टिव के बाद में, ठीक है। he was tall enough होगा, एडजेक्टिव के बाद यूज होता है हमेशा enough। The knight was received compliments from the king for his bravery. सही है क्या? The knight was received compliments from the king for his bravery. बताइए भैया क्या एरर है यहाँ पे? पहले तो ये देखो कि वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, दैट मींस इन्होंने सेंटेंस को बना दिया पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पता होगा ना आप लोगों को। क्या यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट थी कहीं से कहीं तक? आप बोलोगे नहीं मैडम, द नाइट वॉज रिसीव्ड नहीं होगा, यहाँ पे आपका सेंटेंस सिंपली पास्ट टेंस में चल रहा है एक्टिव वॉइस में। तो आपको लिखना था द नाइट रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स, नाइट को कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव हुए फ्रॉम द किंग फॉर हिज ब्रेवरी, है ना। याद रखना एक्टिव पैसिव आप लोग अच्छे से आइडेंटिफाई किया करो। द हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज हॉवर्ड एग्जैक्ट ओवर देयर बंकर। अगेन ये क्वेश्चन एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच का कंफ्यूजन आप लोगों को बताएगा, ठीक है। जो हेलीकॉप्टर है वो एनिमीज के ऊपर, उनके बंकर्स के ऊपर एग्जैक्टली, ठीक है। याद रखना यहाँ पे जो वर्ड है वो एग्जैक्टली यूज होगा। क्यों? क्योंकि हॉवर्ड एक वर्ब है, इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए था, तो एडवर्ब हो जाएगा करेक्ट एग्जैक्टली। क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली। आई होप आपको 50 तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 50 तक आप लोगों का क्या स्कोर रहा मुझे कमेंट में बताना। 100 में से तो बताया नहीं है लेकिन 50 में से भी बताना है, ठीक है जी। चलिए 2022 एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर आपका अगेन प्रेपोजिशनल फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। अगर आप लोगों ने प्रेपोजिशनल फ्रेज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा विथ डिंट ऑफ नहीं होता है, इट शुड बी बाय डिंट ऑफ, मतलब कड़ी मेहनत से। तो आपका एरर था पार्ट बी में, आपको विथ की जगह पे क्या लिखना था? बाय डिंट ऑफ। मतलब जब कोई चीज आप बहुत ज्यादा मेहनत से करते हो ना तो उसके लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं बाय डिंट ऑफ। नेक्स्ट है you need to sign these important documents by ink. you need to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, these के बाद आप प्लूरल यूज करते हो तो प्लूरल है by ink। अब आप लोगों ने प्रेपोजिशन पढ़ा होगा तो पता होगा कि हम by ink यूज नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं? in ink, है ना। you have to sign this documents in blue ink या in red ink। तो आपको पार्ट सी में एरर मार्क करना था, by ink की जगह यहाँ पे होगा in ink। She speaks very highly of both her daughter-in-laws। ये वाला चीज मैंने आप लोगों को नाउन की क्लास में पढ़ा रखा है कि जब भी आप लोगों को नाउन कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना होता है ना, तो जो आपका मेन वाला नाउन रहता है ना उसमें आप एस और ईएस लगा के प्लूरल बनाते हो। इन्होंने तो डॉटर इन लॉस कर दिया, ये हो गया गलत। आपका मेन नाउन क्या था यहाँ पे? डॉटर, तो डॉटर्स इन लॉ होगा। क्या होगा? डॉटर्स इन लॉ होगा, ठीक है। याद रखना छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आ जाती है लेकिन आप लोग इन छोटी चीजों को अवॉइड करते हो, फिर वहीं पे जाके फंस जाते हो। नाउन वाली क्लास में मैंने आपको ऐसी सारी चीजें बता रखी है ना। His loyalty and honesty are above suspect। उसकी जो ऑनेस्टी और लॉयल्टी है वो क्या है? above suspect है। जम रहा है क्या सेंटेंस कहीं से कहीं तक? देखो यहाँ पे
अबाउ सस्पेक्ट नहीं होगा, अबाउ सस्पिशन। अबाउ सस्पिशन का मतलब होता है कोई भी चीज जब शक के दायरे से बहुत ज्यादा परे हो, उसकी जो लॉयल्टी और ऑनेस्टी है उस पे कोई भी शक कर ही नहीं सकता है, वो अबाउ सस्पिशन है, मतलब कभी भी आप उस पे उंगली नहीं उठा सकते हो। तो करेक्ट यूसेज यहाँ पे हो जाएगा सस्पिशन। ये एक फ्रेज है, अबाउ सस्पिशन एक क्या है, फ्रेज है। तो पार्ट ए में आपको एरर मार्क करना था। पारुल is 10 years elder than her sibling. 10 years elder than, elder than यूज होता है कि elder के बाद to यूज होता है। एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, elder के साथ आप हमेशा to लगाते हो, है ना, superior to, elder to, prior to, elder के साथ आप then नहीं लगाते हो। He is afraid from all insects that crawl. जो भी इंसेक्ट्स क्रॉल करते, रेंगते, वो उनसे क्या करती है, डरती है ना। तो afraid from होगा कि afraid of होगा। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, अफ्रेड के साथ आप हमेशा क्या यूज करते हो, ऑफ यूज करते हो, फ्रॉम यूज नहीं करते हो। फिक्स्ड प्रेपोजिशन से भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसको भी अच्छे से तैयार करके रखना है। मैंने जो अपना बैच आप लोगों को पढ़ा रखा है रूट एप्लीकेशन पे, उसमें मैंने आप लोगों को फिक्स्ड प्रेपोजिशन की पीडीएफ भी दे रखी है, तो प्लीज उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। My neighbor is an young businessman who is very friendly with everyone. चलिए बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। माई नेबर इज, नेबर सिंगुलर था, इज लगा, एन यंग। आपने देखा कि आर्टिकल एन यूज हुआ है। आर्टिकल एन तो आप वॉवल साउंड के लिए यूज करते हो, जब आप ये वॉवल साउंड के लिए यूज करते हो तो ये यंग, यंग तो ऐसे लिखते हो आप, तो ये तो हो गया कॉन्सोनेंट। तो जब कॉन्सोनेंट तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, आर्टिकल और लगाओगे। सिंपल सी बात थी, आपको यहाँ पे आर्टिकल को चेंज करना था। He wanted to know the reason why his score low in mathematics. सेंटेंस पढ़ने में ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि नहीं आप लोगों को। यहाँ पे बात की जा रही थी क्वेश्चन पूछने की, वो उससे जानना चाहता है कि उसका रीजन मैथमेटिक्स में लो क्यों था, बट उसने बात कुछ गड़बड़ कर दी। दैट मीन्स he wanted to know, इतना पार्ट तो सही है, द रीजन ये भी चीज सही है, Why has low score in mathematics, ये वाली बात भी सही है। जो कुल मिला के एरर है ना आपका, वो कौन से वाले पार्ट में है, ए वाले पार्ट में है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था उसको कन्वर्ट करना था आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव भी कैसा इंट्रोगेटिव, जो आप इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछते हो। तो आपका करेक्ट हो जाएगा Why his score was low in mathematics। ठीक है, तो आपका करेक्ट हो जाता Why his score was low in mathematics। ठीक है, तो याद रखना, आपका जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो WH वर्ड लगाते हो आप, सब्जेक्ट लगाते हो, वर्ब लगाते हो एंड देन ऑब्जेक्ट लगाते हो। तो ये स्ट्रक्चर आपका फॉलो होता है। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज ओनली मिस्टेक ही हैज मेड इन द डिक्टेशन। बताइए क्या एरर होगा यहाँ पे। दिस इज ओनली मिस्टेक, ये वाली चीज आप लोगों ने आर्टिकल वाले टॉपिक में पढ़ी होगी कि दिस इज ओनली मिस्टेक नहीं होता, दिस इज द ओनली मिस्टेक, दिस इज द ओनली मिस्टेक ही हैज मेड इन द डिक्टेशन। तो आपको पार्ट ए में एरर मार्क करना था, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दिस इज द ओनली मिस्टेक ही हैज मेड इन द डिक्टेशन। ठीक है, हमें वहां पे स्पेसिफिक बात बतानी थी कि जो मिस्टेक है वो क्या है, आपकी स्पेसिफिक मिस्टेक है। आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक टेंस, टेंस से रिलेटेड आप लोगों का टॉपिक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ। लास्ट अभी कुछ क्वेश्चंस पहले भी मैंने आपको बताई थी, कुछ स्टेटिव वर्ब्स होती है। स्टेटिव वर्ब्स के साथ आप कभी भी वर्ब में आईएनजी यूज नहीं करते हो, यहाँ पे यूज किया जाता है हेयर। हेयर में आप कभी भी आईएनजी यूज नहीं कर सकते हो, याद रखिएगा। जैसे टेस्ट, स्मेल, सीम, ये सारी ऐसी वर्ब है जो क्या होती है, स्टेटिव होती है। स्टेटिव वर्ब के साथ आप कभी भी आईएनजी यूज नहीं करते। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई हियर, एम भी हटा दो, आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ। आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ आपका हो जाएगा करेक्ट। ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे। चलो फटाफट से अपना दिमाग का प्रयोग करो और बताओ क्या होगा करेक्ट। ऑल ऑफ अस प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, अ लिटिल नर्वस, ठीक है। व्हेन वी केम, पास्ट की बात हो रही है तो व्हेन वी केम कर दिया, कम का केम कर दिया, इनटू दिस रूम टुडे। मेरे ख्याल से ये सेंटेंस पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट है।
यहाँ पे कोई भी एरर की जरूरत नहीं थी, पूरा पार्ट आपका सही था, तो हम नो एरर मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। डू यू अर्न सो मच टू मेक बोथ एंड्स मीट? डू यू अर्न सो मच टू मेक द बोथ एंड्स मीट? क्या ये सेंटेंस सही है? देखो, पहली बात तो मनी की बात हो रही, अनकाउंटेबल नाउन, कि आप इतना कमा लेते हो, तो अनकाउंटेबल के लिए तो आप मच यूज करते हो, तो मच का प्रयोग तो यहाँ पे बिल्कुल सटीक है। पर आप लोग मुझे बताओ, क्या सो मच लगाना यहाँ पे करेक्ट था कि सब आप यहाँ पे लगा देते डू यू अर्न मच टू मेक बोथ एंड मीट्स? क्या यहाँ पे ये सो एडवर्ब की रिक्वायरमेंट कहीं तक है क्या? आप बोलोगे नहीं मैम, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना था, मच। डू यू अर्न मच टू मेक बोथ एंड्स मीट, सिंपल सी बात। सो का प्रयोग आपको यहाँ पे नहीं करना था, ठीक है। जब भी हम किसी से यूजुअली बात करते तो वहां पे हम सो नहीं लगाते, हम पूछते क्या आप इतना कमा लेते हो कि आपका जीवन कट पाता है, ठीक है। यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ ऑल्दो यू स्टॉप स्मोकिंग। अगेन आपका कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बताया था कि ऑल्दो जो है ना, वो आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। किस लिए यूज होता है भैया? कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए। अब इधर लिखा है यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ ऑल्दो यू स्टॉप स्मोकिंग। ऑल्दो गलत जगह यूज हो गया, यहाँ पे ऑल्दो नहीं, यहाँ पे हमें एक कंडीशन बताई गई है कि आप हेल्दी लाइफ तब तक नहीं जी सकते जब तक आप स्मोकिंग ना छोड़ दो। तो जब तक स्मोकिंग ना छोड़ दो, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं अनलेस, है ना। क्या यूज करते हैं? अनलेस, जब तक। तो करेक्ट हो जाएगा आपका यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया। I had to hold on to the wall to steady itself or I could have fallen. देखो, I had to hold on, मुझे वॉल को पकड़े रहना रहा, to steady itself। वॉल तो स्टडी है ना, वॉल तो अपनी जगह पे ही रहेगी ना, वो थोड़ी इधर उधर होके गिर जाएगी, गिरने के चांसेस तो आपके है ना। दैट मीन्स आपको अपने आप को वहां पे स्टडी रखना रहेगा, स्टेबल रखना रहेगा। तो स्टडी इटसेल्फ नहीं, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना था, किसके लिए? आई के लिए। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है भाई? माई सेल्फ होता है। बॉल तो अपनी जगह पे ही रहेगी, आपको अपने आप को स्टडी करना था, ठीक है। स्टडी माई सेल्फ और आई कुड हैव फॉलन, करेक्ट है ये वाली चीज। The jury are from different parts of the country. Again, a question from a noun topic. ज्यूरी आप सभी को पता है कलेक्टिव नाउन है, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ जजेस, है ना। तो ज्यूरी को हम कलेक्टिव नाउन कंसीडर करते हैं और इसे हम सिंगुलर के उसमें डालते हैं। तो जब सिंगुलर होता है तो इसके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं, तो आपका करेक्ट हो जाएगा इस। द ज्यूरी इज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये छोटी छोटी चीजें नाउन की आप लोगों को एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। मिस मार्पल इज नीदर अ गुड सिंगर और द गुड स्टेज आर्टिस्ट। मार्पल जो है वो ना तो गुड सिंगर है ना ही गुड स्टेज आर्टिस्ट है। आप लोगों को पता होगा कि नीडर के साथ आप नॉर यूज करते हो और आइडर के साथ आप और यूज करते हो। तो यहाँ पे इन्होंने और क्यों लिखा है भैया? इसको हटाओ, करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? नॉर। करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? नॉर। नीदर नॉर, ईदर और होता है, ठीक है। कंजंक्शन के आपको रूल्स पता होने चाहिए। Rice of best quality is available in the nearby supermarket at 80 rupees per kilo. 80 रुपये पर किलो। Rice of best quality. आप बोलोगे मैडम बेस्ट क्या है? आप बोलोगे बेस्ट होता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले हम हमेशा आर्टिकल डेफिनेट द यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको अ नहीं लिखना था, क्या लिखना था? द। क्या लिखना था? Rice of the best quality is available in the nearby market at 80 rupees a kilo. आगे बढ़े भैया। She picked up the books lie on the table and put them on the shelf. उसने जो बुक्स पे टेबल रखी हुई थी उनको उठाया और कहाँ पे रख दिया भैया? शेल्फ पर रख दिया। अच्छा क्वेश्चन है। She picked up the books, यहाँ तक पार्ट में कोई एरर नहीं है। Lie on the table, lie on the table, याद रखो यहाँ पे lie LIE वाला नहीं होगा, lying होगा। जो वहां पे बुक्स पड़ी हुई थी, दैट मीन्स पड़ी हुई बुक्स, एडजेक्टिव यूज होगा। तो बुक्स पड़ी हुई, एडजेक्टिव यहाँ पे क्या हो जाएगा? lying। LIE lie यूज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आपका lying होगा, ठीक है।
यहाँ पे ly ing किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। तो आपका पार्ट ए में एरर था। He is over 80 and dare not read without glasses. वो 80 के पार हो चुका है और बिना ग्लासेस के वो देख नहीं सकता है। अब आप लोगों ने मॉडल पढ़ा होगा, तो डेयर तो हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी को कंडीशन देनी होती है कि क्या तुम ये कर सकते हो। डेयर हम उसी के लिए, जब हम किसी को चैलेंज करते हैं तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डेयर यूज करते हैं। बट यहाँ पे कहीं से कहीं तक चैलेंज करने की तो बात हो नहीं रही है। यहाँ पे तो उसकी कैपेबिलिटी बताई जा रही है कि वो नहीं पढ़ सकता है, इन कैपेबिलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप डेयर नहीं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैन नॉट रीड होगा। He is over 80 and cannot read without glasses. तो यहाँ पे आपको डेयर की जगह क्या लिखना था, कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अबाउट 2 weeks our holidays will start. इन अबाउट 2 weeks our holiday will start. 2 हफ्ते के अंदर हमारे हॉलीडेज स्टार्ट हो जाएंगे। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पार्ट सही है। इन अबाउट 2 weeks, 2 weeks के अंदर, इस वाले सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं था, ग्रामेटिकली करेक्ट था। नो एरर मार्क करके आगे बढ़ जाना है। अगेन, अगर आप स्टूडेंट्स इंग्लिश की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। इसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, लेटेस्ट क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, सो दैट आप अपनी कंपटीशन की पेज में अच्छे से बने रहो। इस क्लासेस में बेस्ट थिंग ये है कि मैंने खुद एसएससी क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो और चीजें जल्दी उनको समझ में आ जाए। तो आपको ये बैच हमारा रूट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसकी जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आप उस लिंक के थ्रू बाय करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में आपको ये कोर्स मिलेगा, ठीक है। लिंक के थ्रू नहीं करोगे तो 300 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप सभी को यही रिकमेंडेड है कि इस लिंक के थ्रू कोर्स परचेस कर लेना। और साथ ही साथ ये तो आपका हो गया रिकॉर्डेड बैच, है ना। उसके बाद मेरी वोकैबुलरी की भी एक ई बुक बनी हुई है, जो ई बुक आपको मात्र 29 रुपए में मिल जाएगी। अगेन वही लिंक से अगर आप बाय करते हो तो थीम बेस्ड वोकैबुलरी इसमें आपको हमने पढ़ा रखी है। बहुत ही प्यारी ई बुक है, एक बार जरूर से आपको रिकमेंड करूंगी। भैया आप समोसा खाने जाते हो, वो भी 40 का आ जाता होगा, लेकिन एक समोसे से भी कम प्राइस है इसका ई बुक का, तो इससे सस्ता आपको और क्या मिलेगा। तो प्लीज रेफर दिस ई बुक्स, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 71 आप लोगों की स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर मार्क कीजिए इसका क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। Across his morning walk on the beach in Mamalapuram, Prime Minister Modi was seen picking up plastic litter, bottles and other items. मोदी जी के बारे में बताया जा रहा है कि जब वो बीच पे वॉक कर रहे थे तो उनको देखा गया कि वो प्लास्टिक जो गार्बेज है और बॉटल्स वो सब चीजें उठा रहे थे। अब मुझे बताओ क्या गड़बड़ है। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। अक्रॉस कब यूज करते, प्रेपोजिशन में आप लोगों ने देखा होगा अक्रॉस यूज करते हैं जब हम एक तरफ से दूसरे तरफ जाने की बात करते तब हम यूज करते अक्रॉस। यहाँ पे अक्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है उनके मॉर्निंग वक्त के दौरान, मॉर्निंग वक्त के दौरान। तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना था, ड्यूरिंग। क्या यूज करना था, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक ऑन अ बीच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 आप लोगों के सामने है। The government is setting up a special surveillance cell for epidemic prone disease at flood ravaged Bihar. Flood ravaged Bihar. चलिए बताइए क्या एरर है। Government is setting up a special surveillance cell for epidemic prone diseases at flood ravaged Bihar. आप लोगों ने प्रेपोजिशन पढ़ा है तो पढ़ा होगा कि जब कोई छोटी चीज का आप यूज करते हो ना तो वहां पर आप एट यूज करते हो, और कोई बड़ी जगह की रेफरेंस देते हो तो उसके पहले आप इन यूज करते हो। तो यहाँ पे बिहार जो है वो एक पूरा का पूरा स्टेट है, तो यहाँ पे आप इन यूज करोगे। कोई स्पेसिफिक लोकेशन की बात नहीं की जा रही है, पूरी स्टेट की बात की जा रही है। स्टेट की बात की जा रही है तो वहां पे आपको एट की जगह क्या लगाना था, इन लगाना था। बाकी सेंटेंस आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, with food granaries overflowing, the government is looking to liquidate his grain stock to prevent damage. Again अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको अपना एनालिटिकल माइंड चेक करना है इसमें क्या सेंटेंस करेक्ट होगा। With food granaries, food granaries मतलब जहाँ आपका भंडार रखा जाता है खाने का। Overflowing, the government is looking to liquidate its
अब ये हिज क्यों लिखा है भैया? क्या कहीं से कहीं तक किसी मैस्कुलाइन प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है क्या? हमें यहाँ पे कोई मैस्कुलाइन प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है क्या? आप बोलोगे नहीं मैम, यहाँ पे तो बात हो रही ग्रेनरीज की। तो ग्रेनरीज तो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए तो आप इट्स यूज करोगे ना, हिज थोड़ी यूज करोगे। तो आपके कौन से पार्ट में एरर था? बी में। आपको ग्रेनरीज के लिए क्या यूज करना था? प्रोनाउन इट्स यूज करना था। We will have to walk now since we had missed the bus. अब हमें वॉक करना पड़ेगा क्योंकि हमने बस को क्या कर दिया है? मिस कर दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगेन कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है। ये वाली चीज मैंने आप लोगों को टेंस के दौरान अच्छे से पढ़ाई थी। याद रखिएगा, जब फ्यूचर टेंस होता है और उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर यूज होता है क्या? सिंस। तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है। तो हमने देखा यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो बिल्कुल सही चल रहा है। वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड। अब यहाँ पे हैड नहीं होगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा? सिंस वी हैव मिस्ड द बस। हैड यूज होता जब पास्ट परफेक्ट होती कहानी। हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना था। क्या यूज करना था? प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना था। तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, आपको याद होने चाहिए, है ना। These facts should not have been disclosed for the public. बताओ भाई, एक छोटी सी हिंट दे दूं आपको। इस क्वेश्चन में आपका प्रेपोजिशनल बेस्ड एरर है। डिस्क्लोज्ड के साथ याद रखना, कभी भी आप फॉर यूज नहीं करते हो, आप क्या यूज करते हो? टू। तो करेक्ट हो जाएगा दिस फैक्ट्स शुड नॉट हैव बीन डिस्क्लोज्ड टू द पब्लिक। फिक्स्ड प्रेपोजिशन याद रखना, काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बनते हैं, है ना। नेक्स्ट, इफ शी लेफ्ट नाउ शी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। बताओ, इफ शी लेफ्ट नाउ शी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। अगेन ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में आपको पता होगा, अगर इफ के साथ यूज होता है सिंपल पास्ट, इफ के साथ सिंपल पास्ट होता है तो आगे वाले सेंटेंस में हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका चल रहा था सिंपल पास्ट, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट मीन्स सेंटेंस आपका करेक्ट है। यहाँ भी कोई भी एरर नहीं था। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, he would not let anyone to drive his new car. बट वैसे कोई भी अपनी नई कार किसी को क्यों चलाने देगा? आपको अगर आपकी कोई नई गाड़ी दे दी जाए तो आप किसी को चलाने दोगे क्या? हाँ, he would not let anyone to drive his new car. इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी अपन प्रीवियस स्लाइड्स में कर चुके हैं। यहाँ पे एक प्यारी सी वर्ब दी गई है लेट। मैंने आपको बताया था लेट के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट यूज करते हैं, टू यूज नहीं करते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ पे टू ड्राइव नहीं करना था, डायरेक्टली क्या यूज करना था? ड्राइव। ठीक है। Whom did you give the packet to? Whom did you give a packet to? क्या एरर है यहाँ पे? तुमने वो पैकेट किसको दिया? Whom did you give? Did के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। किसको दिया? ऑब्जेक्टिव केस है तो हमने whom यूज किया है। पैकेट्स टू, कोई भी एरर नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। I wish I have worked harder than I did. बताइए क्या एरर होगा यहाँ पे? कभी कभी हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज कर लेते हैं कि हमें पछतावा होता है कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। तो उसी पे बेस्ड आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आई विश आई हैव वर्कड हार्डर देन आई डिड। देखो इसमें बोल रहा है कि काश मैं वर्क हार्डर कर लेता जितना मैंने किया था। ये आपका चल रहा है सिंपल पास्ट में, पास्ट की गलती बता रहा है वो अपनी कि काश मैं ज्यादा मेहनत कर लेता जितनी मैंने की थी उससे। तो यहाँ पर उन्होंने भैया सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों यूज किया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हमें नहीं चाहिए भैया, हमें यहाँ पे चाहिए पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में आपको हैव को बदल देना था किसमें? हैड में। किसमें बदल देना था? हैड में। तो करेक्ट आपका हो जाएगा आई विश आई हैड वर्कड हार्डर देन आई डिड। नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन,
आई ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल व्हेन ही फ्लाउटेड द कंपनी रूल्स। फ्लाउट मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो याद रखना। आई ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल व्हेन ही फ्लाउटेड द कंपनी रूल्स। तो इस सेंटेंस में देखा जाए तो कुछ भी एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। आई ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल व्हेन ही फ्लाउटेड द कंपनी रूल्स। तो आपको नो एरर मार्क करना था और आगे बढ़ जाना था। Fate smiled above him in all his business ventures. Fate smiled मतलब भाग्य ने उसके ऊपर क्या किया, स्माइल किया। All his business venture मतलब उसके सारे काम अच्छे हो रहे थे, है ना। तो अब स्माइल जो है ना, उसके बाद आप लोगों को फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। स्माइल के बाद आप कभी भी ऑन यूज करते हो, तो करेक्ट हो जाएगा Fate smiled on him in all his business ventures। ठीक है, तो आपका पार्ट डी एरर होगा। अबव की जगह पे आपको यहाँ पे क्या यूज करना था, ऑन यूज करना था। नेक्स्ट है, ओनली वन कॉपी ऑफ द पेज रनिंग इनटू 1200 पेजेस ऑन गांधीजी विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिमेन नाउ। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग यूज करो, लंबा है। लंबे क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो वन गो में इस टाइप के क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट करा करो, इसको आखिरी के लिए छोड़ दिया करो, है ना। ये मेरा आप लोगों को थोड़ा सा सलाह रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चन को देख के ना आप थोड़े से प्रेशर में आ जाते हो और उसकी वजह से बाकी क्वेश्चन भी गलत होने लगते हैं। ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक रनिंग इनटू 1200 पेजेस ऑन गांधीजी's विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिमेन नाउ। अब आप लोग देखो, यहाँ पे जो एरर है ना वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पता होगा कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप वर्ब सिंगुलर यूज करते हो, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आप वर्ब भी प्लूरल यूज करते हो। यहाँ पे बात हो रही है एक बुक की, जब बुक की बात हो रही है, ये सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब भी जो आखिरी में यूज होगी वो भी सिंगुलर होगी। तो इन्होंने रिमेन यूज किया है, एंड रिमेन शुड बी रिमेन्स। क्या होना चाहिए, रिमेन्स। जब आप वर्ब में एस लगाते हो तो आपकी वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर, तो आपको करेक्ट करना था रिमेन्स। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट देखो, इफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैड बीन कंट्रोल्ड अर्लियर मैनकाइंड वुड नॉट हैव लिव इन अ पोल्यूटेड वर्ल्ड नाउ। ये बात अगर हमें बहुत पहले से समझ में आ जाती तो अभी हमें इतनी दिक्कत नहीं उठानी पड़ती। अभी देखो गर्मी का मौसम चल रहा है, हीट वेव्स ऑल ओवर द कंट्री फैल रही है और कितनी ज्यादा गर्मी हो गई है। तो वही चीज है, अगर हम अभी भी एक्शन नहीं उठाएंगे, अभी भी चीजें कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि गर्मियों के सीजन में लॉकडाउन लगाना पड़ जाएगा। लेकिन इसलिए कहा जाता है कि सब लोग कोशिश करा करो ज्यादा से ज्यादा ट्री को प्लांट करने की। चलो बताओ इसमें क्या एरर होगा। कंडीशनल सेंटेंस का आपका क्वेश्चन है, इफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैड बीन कंट्रोल्ड अर्लियर। इफ, याद रखना कंडीशनल सेंटेंस में क्या कहता है, इफ के साथ अगर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो, इफ के साथ अगर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लिखा है इफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैड बीन कंट्रोल्ड मैनकाइंड वुड नॉट हैव लिव्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैनकाइंड वुड नॉट हैव लिव्ड इन अ पॉल्यूटेड वर्ल्ड नाउ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। स्टूडेंट्स काफी ज्यादा गलती करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में भी, याद रखना काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस वाला टॉपिक अच्छे से आप लोग पढ़ के जाना एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ो। माय फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। मेरे फादर के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो कभी यूनिवर्सिटी जाके अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। चलो, माय फादर डिड नेवर, अब डिड नेवर ये जम रहा है क्या साथ में, हाँ क्या ये जम रहा है क्या साथ में, मुझे बताओ। या तो यहाँ पे होना चाहिए डिड नॉट, या तो होना चाहिए डिड नॉट, या तो आप ऐसा लिखो नेवर हैड। इन दोनों में से कोई भी एक चीज यूज करो। आप डिड भी यूज कर रहे हो, नेवर भी यूज कर रहे हो, तो सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जा रहा है। तो आपका करेक्ट होगा माय फादर डिड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू यूनिवर्सिटी, या माय फादर नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी। तो आपको पार्ट डी में एरर मार्क करना था। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो फटाफट से सभी। We reserve tickets for a journey on train for the next morning for my sisters and me. We reserved tickets.
यहाँ तक बात सही, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन, ट्रेन से जर्नी की ट्रेन पे जर्नी? आप ट्रेन से जर्नी करते हो, ट्रेन पे नहीं करते हो भैया। तो यहाँ पे बाय ट्रेन होगा। जब भी आप कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हो ना, तो वहां पर आप क्या लगाते हो? बाय ट्रेन। टारगेट बैच आपको बता दे भैया, अभी एसएससी की काफी सारी एग्जाम आ रही है, तो हमारा एसएससी का टारगेट बैच अगर आप गिवन लिंक के थ्रू जाके बाय करते हो तो आपको मात्र 799 में मिल जाएगा। कितने में जाएगा? 799 में मिल जाएगा। बैच की खासियत ये है कि आपको यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस चारों सब्जेक्ट सिर्फ 799 में मिल जाएंगे। तो बेस्ट टाइम है आप लोगों के पास ऑफर को अवेल करने का। क्वेश्चन नंबर 86, कुमार कुड नॉट फिनिश द एग्जाम ऑन टाइम बिकॉज ही स्टार्टेड लेटली। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कुमार कुड नॉट फिनिश, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बात सही है। ऑन टाइम बिकॉज ही स्टार्टेड लेटली, लेटली का मतलब तो होता है रिसेंटली, अभी अभी, बट इसमें तो बोला जा रहा है कि उसने लेट स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे लेटली नहीं होगा, इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे? लेट। याद रखना लेट एक एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, दोनों होता है ना। When I turn 60, I will have been teaching students for 41 years. जब मैं 60 का हो जाऊंगा तो मैं 41 ईयर्स तक पढ़ा चुका हूंगा। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। पहले बात की जा रही सिंपल प्रेजेंट में, फिर आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं था। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। The protesters were badly beaten and taken into custody by the authorities. प्रोटेस्टर्स को खतरनाक मारा गया और कस्टडी में लिया गया। प्रोटेस्टर्स वर बैडली बीटन, आप देखोगे सेंटेंस चल रहा है आप लोगों का पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर आपने टेक क्यों लिखा है? इट शुड बी टेकन। ये भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए ना भैया, है कि नहीं? जब आपका सेंटेंस चल रहा है पैसिव वॉइस में, वर्ब के बाद आप वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हो, तो बीटन तो सही था, तो टेक को भी टेकन करोगे ना, टेक थोड़ी करोगे। Children were prohibited to attend the military parade in which deadly weapons were displayed. ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। चिल्ड्रन प्लूरल है तो उसके साथ हमने वर यूज किया है। प्रोहिबिटेड टू अटेंड, अब प्रेपोजिशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो प्रोहिबिटेड के साथ हम हमेशा यूज करते फ्रॉम, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, और उसके बाद हम यूज करते वर्ब में आईएनजी, तो आपका करेक्ट हो जाएगा प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग। क्या होगा? प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ये अभी 2022 एग्जाम में पूछा गया है। 2022 टीयर 2 का क्वेश्चन है, सीपीओ का। हो सकता है आपके एग्जाम में भी देखने को मिले इस कंसेप्ट पर बेस्ड। ऋषि एंड राहुल आर ट्विंस बट बोथ डू नॉट टेक ऑफ द काइंडनेस एंड जेनरसिटी ऑफ देयर पेरेंट्स। ऋषि और राहुल क्या है? ट्विंस है, बट बोथ डू नॉट टेक। आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा ग्रामर में कि जो बोथ है ना, वो आप कभी भी नेगेटिव चीजों के लिए यूज नहीं करते हो। बोथ आप कभी भी नेगेटिव के लिए यूज नहीं करते हो, आप उसके लिए क्या यूज करते हो? नाइदर यूज करते हो। तो यहाँ पे बोथ नहीं होगा, नाइदर होगा भैया। ठीक है, नीदर डू नॉट टेक ऑफ द काइंडनेस एंड जेनरसिटी ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे हमको पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा था, कोई भी एरर नहीं लग रहा था, लेकिन याद रखना बोथ आप पॉजिटिव केस में यूज करते हो। जब किसी की नेगेटिविटी बताई जाती है ना कि उसने ये किया, दोनों ने ये नहीं किया, दोनों ने ये नहीं किया, उस कॉन्टेक्स्ट में आप नाइदर यूज करते हो। ठीक है, बोथ जब दोनों ने किया, नाइदर जब दोनों ने नहीं किया। The players were practicing for an hour when the coach came and asked them to stop. प्लेयर्स जो थे वो 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब चीज जारी है आपकी कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस, और वो भी कौन सा कॉन्टिन्यूअस? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपका करेक्ट हो जाएगा द प्लेयर्स हैड बीन प्रैक्टिसिंग। क्या हो जाएगा? द प्लेयर्स हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर एन आवर व्हेन द कोच केम एंड आस्क्ड देम टू स्टॉप। नेक्स्ट है भैया, हर फ्रेंड्स वर नॉट एबल to attend her marriage because they are in another country at that time. उसके दोस्त उसकी शादी अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि उस समय वो दूसरी जगह पर थे, दूसरी जगह पर थे। यहाँ पर यूज हो रहा है वर, यहाँ पे यूज हो रहा है आर। ये तो भैया गड़बड़ हो गई, ये तो भैया गड़बड़ हो गई। आपको आर की जगह क्या यूज करना था?
वर यूज करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा था। पढ़ते जाते जब हम तो एकदम हमें लगता है सही, लेकिन आपको चेक करना है कि सेंटेंस में प्रेजेंट यूज होगा, पास्ट यूज होगा, क्या सब प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, कहीं कंडीशनल सेंटेंस तो नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को माइंड में रखनी है। द सुपरवाइजर emphasized on the need to gather as much information as possible. The supervisor emphasized, आप लोगों ने preposition टॉपिक पढ़ा होगा, मैंने तो अपनी बैच में पढ़ा रखा है कि कुछ ऐसी वर्ब्स रहती है जिनके बाद आप कभी भी preposition यूज नहीं करते हो, उस वर्ब की लिस्ट में एक वर्ड emphasize भी आता है। तो याद रखना, emphasize के बाद आप on यूज नहीं करोगे। क्यों का रीजन भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं डिटेल डिस्कशन नहीं दे रही हूँ, ठीक है। द सुपरवाइजर emphasized the need to, ठीक है। The box containing the apples from the valleys of Kashmir were thrown away by Gautam. The box containing the apples from the valleys of Kashmir were thrown. अब आपको ये समझना है कि जो वर्ब दी गई है वर्ब प्लूरल, वो किसके लिए यूज की गई है? क्या ये एप्पल्स के लिए यूज की गई है या बॉक्स के लिए यूज की गई है? आपको अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना आना चाहिए। अगर आप सेंटेंस को सब्जेक्ट को ही गलत पहचान लोगे तो आप वर्ब भी गलत यूज करोगे। एम आई राइट? तो वर्ब नहीं होगा, यहाँ पे वॉज होगा, क्योंकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो है बॉक्स, जो कि सिंगुलर है। सिंगुलर है तो आपको यहाँ पे वॉज लिखना था, वर्ब नहीं लिखना था। Even though I had been boxing for 3 years, I had no idea that I can beat somebody in the ring. मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से, बट मुझे आइडिया नहीं है कि मैं किसी को बीट कर सकता हूँ। जब दो बार आपका पास्ट यूज हो रहा है, जब दो बार आपका पास्ट यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, यहाँ पे पास्ट हो गया, तो फिर आप यहाँ पे कैन नहीं, आप यहाँ पे मॉडल भी कैन का पास्ट टेंस क्या होता है? कुड। क्या होता है? कुड। तो आई कैन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुड जाएगा, ठीक है। They were grateful for a bread we gave them. उस ब्रेड के लिए बहुत ग्रेटफुल थे जो हमने उन्हें दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, नाउन वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो ग्रेटफुल थे फॉर अ ब्रेड। आप लोगों ने पढ़ा होगा नाउन में कि 2 टाइप के नाउन होते हैं, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। ब्रेड को हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जब इसे हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं तो भैया आप आर्टिकल थोड़ी यूज करोगे इनके साथ। आर्टिकल ए एन का प्रयोग तो काउंटेबल नाउन के लिए होता है, तो यहाँ पे फॉर ब्रेड नहीं, फॉर ब्रेड होगा। अगर ब्रेड को प्लूरल बनाना होता है तो उसके लिए हम लोफ ऑफ, पीस ऑफ, इस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। Okay. Next is Venus is a great storyteller and can makes up a story on the spot. वेनो जो है वो एक स्टोरी टेलर है और वो स्टोरी बना देती है ऑन द स्पॉट। तो कैन लिखा है यहाँ पे, कैन एक मॉडल है। मॉडल्स के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आपको 10 बार इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इन्होंने मेक्स क्यों करा है? इट शुड बी मेक। क्या होगा यहाँ पे? मेक होगा। 3 क्वेश्चन और बचे हैं। About the end of the month, the financial planning takes an extremely compromising turn. About the end of the month, ये सा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। हम at the end of लिखते हैं या तो at the beginning of लिखते हैं, about नहीं लिखते हैं। At the end of the month होगा, क्या होगा? At the end of the month. It is a matter of immense honor to receive a MBA degree from here. ये मैटर है immense honor का कि MBA डिग्री रिसीव करना यहाँ से। आपने देखा कि इधर लिखा है आर्टिकल अ, आर्टिकल अ लिखा है एमबीए के पहले। आप बोलोगे मैडम एम तो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट के पहले हमने अ सही तो लिखा है, लेकिन जब भी आपके पास इस तरीके से एब्रिविएशंस रहते हैं तो हम इसको तोड़ के लिखते हैं एम बी ए। तो अब ए आ गया, ए क्या होता है? आपका स्वर होता है और स्वर के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? वोवेल एन। क्या यूज करते हैं? एन। वॉवेल कंसीडर करते हैं इसे हम, तो करेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे पार्ट सी में एरर था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पढ़ने में तो हम पढ़ते जाते बिल्कुल सही लगता है, लेकिन नहीं, एरर था आर्टिकल का। आई होप मॉम विल हैव कुक ऑल अवर फेवरेट डिशेस बिफोर वी कम इनटू द रूम अगेन। वेरी इजी क्वेश्चन। विल हैव कितनी बार बता दिया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे कुक्ड होगा। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। I hope mom will have cooked all our favorite dishes before we come into the room again. So that's it dear students. 100 क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। अब फटाफट से सभी लोग कमेंट में मुझे बताओ कि 100 में से आपका स्कोर क्या रहा है।
कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और सारे स्टूडेंट जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है सभी लोग मुझे अपना स्कोर शेयर करके बताएंगे कि 100 में से उनका क्या स्कोर रहा है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जल्दी मिलेंगे। अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक आप चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं तो आप लोग मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक फिर वही लेकर आऊंगी मैं, ठीक है। सो दैट्स इट, बहुत मेहनत लगी लेक्चर बनाने में। और दूसरी चीज आपको बता दें कि लिंक्स आप लोगों के पास अवेलेबल है, वहां से आपको हमारा इंग्लिश का कोर्स मात्र 99 में मिल जाएगा, टारगेट बैच 799 में मिल जाएगा, और जो आपकी ई बुक है वोकैबुलरी वाली वो मात्र 29 में मिलेगी। तो इन तीनों चीजों को अवेल करिए, बेस्ट टाइम फॉर यू। एग्जाम्स बहुत ही नियर बाय है, सो स्टे फोकस्ड ऑन योर एग्जाम्स। जल्दी मिलेंगे। गुड बाय एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल।